हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है भुगतान संतुलन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ई व्यापार का अर्थ है तो इंटरनेट द्वारा व्यापार। इसकी व्याख्या है, ई व्यापार व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है जिसका समान अर्थ इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना है। यह राष्ट्र की सीमाओं के भीतर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर कार्य करता है। इसके प्रमुख उदाहरण अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि हैं। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन में निहित है तो उपयुक्त सभी दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण और सभी है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, भुगतान संतुलन के अंतर्गत कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात, सेवाओं के निर्यात को छोड़कर कृषि एवं औद्योगिक वस्तुओं का आयात, सेवाओं के आयात को छोड़कर व्यापार शेष और अदृश्य व्यापार शेष को शामिल किया जाता है। इस प्रकार भुगतान संतुलन के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था या देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन का लेखांकन दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अवमूलन का अर्थ है तो इसका अर्थ हो जाएगा अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में देश मुद्रा के मूल्य में कमी करना। इसकी व्याख्या है, अवमूलन स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आता है। अवमूल्यन का तात्पर्य किसी देश की मुद्रा के मूल्य में अन्य देशों की मुद्राओं की सापेक्ष कमी करना है। यह संरक्षणवादी मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखेंगे, जिसके द्वारा मुद्रा उन्मूलन करने वाले राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्न में से कौन एक मुद्रा के अवमूलन का प्रभाव नहीं है तो जगह इसके आयातकर्ता देश में मुद्रा अवस्थिति होती है। इसकी व्याख्या देखिए, मुद्रा के अवमूलन से आयातकर्ता देश में मुद्रा अवस्थिति नहीं होती है, क्योंकि देश में आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है, जिससे आयात में कमी आती है तथा निर्यात सस्ता होने के कारण निर्यात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर 301 किससे संबंधित है तो मुक्त व्यापार में अवरोध। इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या देखिए, सुपर 301 तथा स्पेशल 301 अमेरिकी व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 1988 की वह धारा है जिसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा किसी भी देश के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई की जाती है। इसे WTO के मुक्त व्यापार नीति के विपरीत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी संस्थाओं के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को कहते हैं तो पोर्टफोलियो निवेश। इसकी व्याख्या है, विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर व बॉन्ड खरीदने की पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। इसके अंतर्गत निवेशकर्ता को कंपनी के निर्देशक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें निवेशक की भागीदारी कंपनी के संपूर्ण शेयर के 10% से भी कम होती है। इसे फिर अथवा FPI भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी निवेश कहा जाता है तो प्रेरित निवेश को कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, निजी निवेश को प्रेरित निवेश भी कहा जाता है क्योंकि प्रेरित निवेश आय और अर्थव्यवस्था की समृद्धि से प्रभावित होता है। किसी अर्थव्यवस्था में निजी निवेश का अर्थ उन पूंजीगत संपत्तियों में निवेश से है जो उत्पादन में सहायता करती है और पूर्णतः आय में अर्थव्यवस्था को समृद्धि पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक विवरण को कहा जाता है तो भुगतान संतुलन। इसकी व्याख्या है, किसी देश का अन्य देशों के साथ मौद्रिक विनिमय का वार्षिक विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। भुगतान संतुलन वस्तुतः किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समव्यवहार का ही विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भुगतान संतुलन ठीक किया जाता है तो यह हो जाएगा घरेलू मुद्रा के अवमूलन के द्वारा, दूसरा निर्यात को बढ़ाकर, तीसरा आयात प्रतिस्थापन के द्वारा। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, उपयुक्त सभी विधियों द्वारा भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है क्योंकि घरेलू मुद्रा के अवमूलन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होता है। इसी प्रकार आयात को निर्यात से प्रतिस्थापित करके एवं निर्यात बढ़ाकर भी भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। इसकी अन्य विधियां निम्नवत है तो पहला, निर्यात को बढ़ाकर, दूसरा आयात पर प्रतिबंध लगाकर, तीसरा आयात प्रतिस्थापन के द्वारा, चौथा विदेशी मुद्रा विनिमय पर कोटा लगाकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए तो मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। मुद्रा के अवमूल्यन के द्वारा किसी देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में कम करना है। इससे आयात की लागत बढ़ जाती है और निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए यह देश के भुगतान संतुलन में सुधार करता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वस्तुओं की कीमत अन्य देशों की वस्तुओं की अपेक्षा कम व सस्ती हो जाती है। नेक्स्ट है, सरकार निम्नलिखित में से किसके बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करती है, तो निर्यात। इसकी व्याख्या है, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में केंद्रीय बैंक अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, जिससे देश के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। इससे देश का व्यापार घाटे को कम करने एवं भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया है, तो वर्ष 1994। इसकी व्याख्या है, भारत ने वर्ष 1994 में रुपये को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया था। चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ है वस्तु एवं सेवाओं के आयात निर्यात पर घरेलू मुद्रा की बाजार नियंत्रित परिवर्तनीयता पर कोई प्रतिबंध न होना। पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए तारापोर समिति को 2 बार 1997 और 2006 में गठन किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अस्थिर विनिमय दर को और क्या कहा जाता है, तो लचीली विनिमय दर कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, जब विनिमय दर को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है तब उसे अस्थिर या लचीली विनिमय दर कहते हैं, तथा जब विनिमय दर को किसी देश की सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो उसे नियंत्रित विनिमय दर कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिवीजन करने के लिए वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।